ठीक है। तो गियर जनरली हम लोग ऐसा ड्राइव यूज करते हैं जहां पे पावर का हम क्या कर सके, पावर का ट्रांसमिशन कर सके। ठीक है, यहाँ पे हमने दो बॉडी को देखा है, एक बॉडी पे हमने पावर दिया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ओमेगा वेलोसिटी से, ओमेगा दैट मींस एंगुलर वेलोसिटी, एक रिलेशन याद कर लो, v इज ए लीनियर वेलोसिटी, r इंटू ओमेगा, द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो बराबर होगा लीनियर वेलोसिटी के बराबर होगा। अब लीनियर वेलोसिटी तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जहां पे आपको नहीं समझ में आएगा पूछ लेना है, ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये रिलेशन आप याद, हाँ ये देखो, ये भी वेलोसिटी। हाँ देखो, एक रिलेशन तुमको याद रखना है। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी, पेन थोड़ा चला देना, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। थोड़ा सा ध्यान दो, जब तुम बचपन में खेलते होगे एक रस्सी पे पत्थर को बांध करके घुमाते होगे, याद है कुछ ऐसा खेले हो? हाँ सर। ठीक है, तो वो कैसा होता है, समझ पूरा गया। सर्कल। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। जब तुम इसको घुमाओगे तो पूरा एकदम सर्किल घूमेगा, ये पूरा सर्कुलर, राइट, है ना? यस सर। जिस पॉइंट पे तुम छोड़ दोगे, अभी ये घूम रहा है किससे, कुछ ना कुछ एंगल ले रहा है, हम पूरा डिटेल नहीं जाएंगे, मैं तो पूरा 11 क्लास में जाएंगे। जिस पॉइंट पे इसको तुम छोड़ोगे वहां से ये लीनियर मूव करेगा, जिस पॉइंट पे वो रस्सी को तुम छोड़ दोगे देखना वो पत्थर सीधे जा रहा है, देखियो, जब वो जब तक तुम यस घुमा सर। रहे हो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ वहां पे एंगल के कारण वो क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन में है। तो जहां पे सर्कुलर मोशन है तो वहां सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट है, जहां सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वहां पे एंगुलर वेलोसिटी आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वो एंगल ले रहा है। ठीक है, और जिस पॉइंट पे तुमने छोड़ा उस पॉइंट से वो क्या कर रहा है, लीनियर वेलोसिटी से वो मूव करने लग रहा है, तो ये लीनियर वेलोसिटी v है। तो लीनियर वेलोसिटी होता है v, जिसका रिलेशन होगा r इंटू ओमेगा, r इंटू ओमेगा, जहां पे v जो है वो वेलोसिटी है, ओनली वेलोसिटी, r जो है वो रेडियस है, r जो है वो रेडियस है, और w जो है वो एंगुलर वेलोसिटी। डरो मत, याद रखोगे, अभी रट लो उसको। ठीक है, अभी रट लो कि v इक्वल टू सर होता है r ओमेगा, v इक्वल टू होता है r ओमेगा। ठीक है, v इक्वल टू क्या होगा, बोलते जाओ मेरे साथ, यस r सर। हाँ ओमेगा। बिल्कुल। ठीक है, यस सर। इतना ही याद रखो ना। चलो अभी देखो क्या है, तो देखो पीडीएफ दिख रहा है अभी। तो हमने क्या किया, बॉडी 1 में पावर दिया, बॉडी 1 में पावर देने के कारण बॉडी 2 जो है वो भी रोटेट करेगा ओमेगा वेलोसिटी से, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर का बात आ रहा है। ठीक है, अब देखो जिस पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है उसका नाम हम लोग देंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे दो बॉडी आपस में पॉइंट मतलब कांटेक्ट में हो रहा है, जिस पॉइंट के कारण वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, दो साइकिल के टायर को आपस में टच कर दो, एक साइकिल के टायर को घुमाओ, अगर वो दूसरे सर्किल से टच होगा तो वो भी क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, और दो सर्किल के बीच कैसा कांटेक्ट होता है, पॉइंट कांटेक्ट होता है। अभी मान लो तुम जमीन पे सो गए, तो जमीन भी फ्लैट है और तुम भी फ्लैट हो, तो यहाँ पे होगा सरफेस कांटेक्ट, क्योंकि तुम्हारा बॉडी का टोटल पार्ट जमीन में टच है, तो इसको कहेंगे यस सरफेस सर। कांटेक्ट। ठीक है, जब तुम एक रस्सी को जमीन पे रखोगे तो उसको कहोगे लाइन कांटेक्ट। ठीक है, जब दो सर्कुलर चीज को आपस में टच करोगे तो वहां पे होता है पॉइंट कांटेक्ट। तो दो सर्किल हो या दो टायर हो या दो ट्रेन का चक्का हो, या ट्रेन का चक्का अगर रेल पे चल रहा है तो भी वहां पे क्या होता है, पॉइंट कांटेक्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग पढ़ने से पहले ये हमको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि दो सर्किल के बीच जो कांटेक्ट हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट कांटेक्ट। ठीक है अंबर, यस सर। चले चले आगे। यस सर। ठीक है, अब देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मान लेते हैं कि ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, ठीक है, और ये जो बॉडी है, दोनों का वेलोसिटी क्या है, v है, दोनों का वेलोसिटी v है। कैसे v है, देखो दो बॉडी आपस में टच है, ठीक है, तो एक का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है,
एक का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, अगर दूसरा बॉडी उससे टच है तो पहला बॉडी के कारण दूसरा बॉडी घूम रहा है, पहला बॉडी के कारण दूसरा बॉडी घूम रहा है, तो जितना हम पावर पहला बॉडी को दिए तो उतना ही पावर क्या होगा दूसरे बॉडी में भी होगा। अगर 2 मीटर पर सेकेंड से पहला मूव कर रहा है, जिससे टच है तो वो भी 2 मीटर पर सेकेंड से वो भी मूव करेगा। इस बात को मान पा रहा है? वेलोसिटी सेम होगा सर। हाँ बिल्कुल, वेलोसिटी सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका वेलोसिटी है वो इसके वेलोसिटी के बराबर है। बॉडी 1 का वेलोसिटी v1 है तो बॉडी 2 का वेलोसिटी क्या है v2 है, बट इस केस में दोनों का वेलोसिटी क्या है बराबर है, यानी v1 बराबर v2 और v बराबर तुमको क्या पता है r ओमेगा, v बराबर क्या पता है तुमको r ओमेगा। तो पहला का रेडियस को हम क्या माने r1, तो यहाँ पे हो जाएगा r1 और यहाँ के लिए एंगुलर वेलोसिटी को क्या माने ओमेगा 1, तो लिख सकते हो ओमेगा 1 बराबर दूसरे बॉडी का रेडियस को माने हैं r2, तो यहाँ लिखेंगे r2 और उसके एंगुलर वेलोसिटी को माने ओमेगा 2, तो लिख सकते हैं ओमेगा 2। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया कि कैसे आया? जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट पॉइंट में, ठीक है, और यदि पहला का वेलोसिटी सेम है तो जिससे वो कांटेक्ट में रहेगा अनदर बॉडी उसका भी वेलोसिटी क्या होगा सेम होगा। एंड वी नो दैट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी v is equal to r omega, so we will write r1 omega 1 is equal to r2 omega 2, that's it। okay, तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर बॉडी 1 के लिए r1 ओमेगा 1 और बॉडी 2 के लिए r2 ओमेगा 2, ठीक है। तो ये रिलेशन कहाँ यूज करेंगे? न्यूमेरिकल में, जो आपका एग्जाम में आएगा 14 मार्क्स का। हम लोग 4-5 न्यूमेरिकल हर पोर्शन से कर लेंगे, ठीक है। 3-4 न्यूमेरिकल तुम आराम से कर लोगे। गियर एंड गियर ट्रेन से 3 या 4 प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, तो ये आप कर लोगे। तो 14 मार्क्स में अगर 3 बना लिए तो ये हो गया। डेफिनेशन तुमको लिखने के लिए बता देंगे कि कैसे आप राइट करोगे, ठीक है। अब बताओ आगे चल रहे हैं। तो एक रिलेशन आपने क्या पढ़ा, थोड़ा टाइम देना भी, ठीक है। एक रिलेशन आपने पढ़ा r1 ओमेगा 1 बराबर r2 ओमेगा 2, ठीक है। अब तुम देखो ओमेगा का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, वो देखो ओमेगा का बहुत सारा फॉर्मूला होता है। तो ओमेगा बराबर क्या है, ओमेगा को क्या पढ़ते हैं तो सर एंगुलर वेलोसिटी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई n बाय 60। ओमेगा बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई n बाय 60। n क्या है? n है रिवॉल्यूशन, n क्या है रिवॉल्यूशन। बोलिए मेरे साथ, चुप रहिएगा तो हम भी सो जाएंगे, आप तो सो ही जाइएगा। नहीं नहीं ठीक है सर, समझ रहे। हाँ, कुछ ना कुछ बोलते रहिए ताकि हमको लगेगा कि आप भी सोए नहीं है। ठीक है सर। ओमेगा जो होगा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या है पढ़ोगे 2 पाई n बाय 60, ठीक है। तो देखो अब हम फॉर्मूला को चेंज करेंगे। हम लोग को पता है कि अगर दो बॉडी आपस में कांटेक्ट है तो इन दोनों के बीच जो कांटेक्ट होगा वो पॉइंट कांटेक्ट होगा, इन दोनों के बीच जो कांटेक्ट होगा वो पॉइंट कांटेक्ट होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों का वेलोसिटी क्या v लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसका वेलोसिटी v होगा, v1 है, इसका वेलोसिटी v है, v2 है, तो दोनों का वेलोसिटी क्या सेम ही है ना जी, v1 बराबर v2 है। यस सर। v1 बराबर क्या है v2 है और v बराबर हमें पता है r ओमेगा। तो v1 बराबर क्या लिखोगे r1 ओमेगा 1 और v2 इक्वल टू लिखोगे r2 ओमेगा 2, ठीक है। अब ओमेगा बराबर क्या जानते हैं, तो ओमेगा बराबर जानते हैं सर 2 पाई n बाय 60। तो ओमेगा 1 बराबर क्या लिख सकते हो 2 पाई n1 बाय 60। देखो 2 पाई सब कांस्टेंट है, 60 भी कांस्टेंट है। ओमेगा 2 बराबर क्या लिख सकते हो, तो सर ओमेगा 2 बराबर भी लिख सकते हैं 2 पाई n2 बाय 60 लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। ठीक है, देखो समझ पा रहा है, क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है, नहीं तो और इजी चलेंगे हम। ठीक है सर, समझ में आ रहा है, क्लियर क्लियर है। तो R1 तो R1 है। ओमेगा 1 को क्या हम ये लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 पाई n1 बाय 60, राइट। एंड R2 को तो R2 ही लिखेंगे। ओमेगा 2 को क्या लिख सकते हैं, तो सर ओमेगा 2 को लिख सकते हैं 2 पाई n2 बाय 60। कुछ जय हिंद जय भारत हो रहा है, तो 2 पाई कैंसिल आउट एंड 60 आल्सो कैंसिल आउट।
So we can write a new formula is R1 N1 बराबर R2 N2, Yes, sir. राइट ना? ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं ना R1 N1 बराबर R2 N2। तो आप अब तक दो फॉर्मूला सीख चुके हैं कि अगर दो बॉडी अगर आपस में पॉइंट कांटेक्ट में है, अगर एक बॉडी को हम पावर दे रहे हैं तो दूसरा बॉडी ऑटोमेटिक वो मूव करेगा उस पावर के कारण। अगर इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है, अगर दोनों का वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या है, सेम है, तो हम कह सकते हैं v1 बराबर v2। इसके कारण एक फॉर्मूला आया r1 ओमेगा 1 बराबर r2 ओमेगा 2, एंड अनदर फॉर्मूला वी कैन राइट दैट r1 n1 बराबर r2 n2। देखो अभी गियर में तीत नहीं लाए हैं, जबकि ये सब गियर ही पढ़ रहे हो। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि तीत जिसमें वही गियर, नहीं, जो पॉजिटिव ड्राइव है दुनिया में, कोई भी चीज जो पॉजिटिव ड्राइव है वो गियर है। जैसे हमने आपके हाथ को पकड़ा, अंबर, हमने आपके हाथ को पकड़ा और आपको हमने खींच दिया, या आपने मुझे खींच दिया अपनी ओर। अगर हम आपको अपनी ओर खींचे तो हम अपनी ओर खींचे तो मेरे लिए पॉजिटिव हो गया, तो ये भी पॉजिटिव ड्राइव है, ये भी एक गियर का एग्जांपल है, ठीक है। या आपने मेरे को खींचा तो आप अपने तरफ जब खींच रहे हो मेरे को, तो आपके लिए वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो वो भी क्या है, गियर ड्राइव का एग्जांपल है। एकदम क्रिस्टल क्लियर रखो इस चीज को। जब तुम एसएससी जेई का जब एग्जाम दोगे, जब प्रीलिम्स या उसमें जब इंटरव्यू होता है, तो ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अब तक आपने 3 फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या पड़ा, v1 बराबर v2 अगर है, इफ देन वी कैन राइट, बोलो, r1 ओमेगा 1 ओमेगा 1 बराबर r2 ओमेगा 2, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला r1 n1 बराबर r2 n2। अब इसको देखो हम लोग अलग ढंग से कैसे लिखेंगे, क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 बराबर r2 बाई r1। क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को, बता। ओमेगा 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं Yes, ना, sir. ठीक है। Yes, sir. क्या हम लोग इसको फिर ऐसा लिख सकते हैं, r1 बाई n1 बाई n2 कर देते हैं, ठीक है। कर देते हैं n1 बाई n2 बराबर r2 बाई r1। बोलो। Yes, sir. अब बताओ एक फॉर्मूला और आ जाएगा, क्या r2 बाई r1 बराबर लिख सकते हो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, और यहाँ भी r2 बाई r1 बराबर लिख सकते हो n1 बाई n2, लिख सकते हो ना। तो क्या ये दोनों एक दूसरे का बराबर हो गया, हाँ सर, ठीक है। तो क्या तुम लिख सकते हो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 बराबर n1 बाई n2। देखो नोट्स में सारा सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हम और डीपली पढ़ा दे रहे थे, इतना नोट्स में भी नहीं होगा, बट तुम न्यूमेरिकल जब बनाओगे ना तो ये तुमको मदद मिलेगा। तो क्या लिख सकते हो, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 बराबर n1 बाई n2 लिख सकते हो। अरे ये दोनों एक दूसरे का बराबर हो गया ना, ठीक है, समझ गए। ठीक है, बोलते रहना, ठीक है। अच्छा क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रिवर्स, ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 बराबर n2 बाई n1। हाँ, ठीक सर। चलो ठीक है, जब समझ ही गए हो तो हम लोग आगे चलते हैं, गाड़ी का आगे करते हैं। तुम्हारे तरफ से बहुत साउंड आ रहा है, थोड़ा म्यूट कर ले, जब हम पूछें तभी बताना, थोड़ा म्यूट कर ले। ठीक है सर, अब नहीं आया। हाँ ठीक है। अब ये बताओ, एक 2-3 टर्म तुमसे पूछेंगे, रोलिंग किसको कहेंगे, प्योर रोलिंग किसको कहेंगे। एक होता है ट्रांसलेशन का एग्जांपल बताओ। रोलिंग तुम किसको बोलोगे, यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। तो तुम रोलिंग का एग्जांपल कैसे दे पाओगे, ये बताओ कि सर ये ऑब्जेक्ट रोलिंग है, ये ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन में है, मोशन में एग्जांपल देना। नहीं आता तुरंत बताओ, फिर हम बताएंगे।
any circular object which move forward. ऐसा बोल सकते हैं. रोलिंग देखा होगा ना, रोल. Yes sir. Sir, why circular object that is moving forward or downwards? एक मिनट सर्कुलर ऑब्जेक्ट मूविंग फॉरवर्ड, तुम ये बोल रहे हो. अगर फॉरवर्ड हो गया तो डिफिनेशन चेंज हो जाएगा, रोलिंग फिर नहीं होगा, फिर ट्रांसलेशन भी आ जाएगा. ट्रांसलेशन डाउनवर्ड नहीं, डाउनवर्ड और अपवर्ड यहाँ पे नहीं है. प्योर रोलिंग का बात कर रहे हैं, तुम रोलिंग बताती है. ठीक है, अब ध्यान दो. ठीक है, जो हम बोल रहे हैं, जब तुम साइकिल चलाते हो, ठीक है, एक बार हमने साइकिल चला रहा है स्टेन लगा करके, एक बार विदाउट स्टेन. ठीक है, तुम साइकिल देखे हो, साइकिल तो हम भी चलाए, तुम भी चलाए. ठीक है, हर कोई चला. ये रहा साइकिल हमारा. ठीक है, हरकुलस का साइकिल है. ठीक है, अब तुमने पैडल मारा. ठीक है, क्या हुआ? अभी हमने क्या किया, स्टेन नहीं लगाया, तो ये मूव करेगा. ठीक है, ये रोल होगा, सर्कुलर मोशन में आएगा, ये है ना. और ये क्या, सरफेस से टच है तो ये मूव आगे करेगा, है ना. जब दो चीज आपस में पॉइंट कांटेक्ट होता है, जब तुम किसी एक पे पावर देते हो तो वो अपने पावर को ट्रांसमिट करेगा. अगर वो पॉइंट कांटेक्ट है, वहां फ्रिक्शन डेवलप होगा. फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जो तुम फोर्स लगा रहे हो उसके अपोज वो फोर्स होता है. फ्रिक्शन फोर्स यही होता है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वही तुम्हारा क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है. तो ये क्या होगा, साइकिल आगे की ओर जाएगा. ठीक है, जब ये साइकिल आगे की ओर गया तो ध्यान दो हुआ के, अगर ये स्टेन लगा होता, ठीक है, अब तुम कितना भी पेंडल मारते, क्या ये साइकिल आगे की ओर जाता? बताओ अंबर, क्या ये साइकिल आगे जाता अगर ये स्टेन लगा होता? तो क्या ये साइकिल आगे की ओर जाता? नहीं जाता. से नो, नहीं जाता. तो होता क्या, तो होता यूं कि ये चक्का घूमते रहता है यहाँ पे, है ना, घूम रहा है, दैट मीन्स रोलिंग हो रहा है. ठीक है, तो ये सिर्फ रोलिंग के अलावा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन है. ठीक है, और यहाँ पे ये जो एग्जांपल है ये प्योर रोलिंग का. बट जैसे ही ये स्टैंड को हम हटाए, तो ये चक्का, जब तुम पैडल मारे, पावर दिए, तो ये चक्का मूव करके आगे चला गया. तो ट्रांसलेशन मोशन कैसे होता है, देखो ये चीज ऑब्जेक्ट यहाँ पे, यहाँ चलाया, दिस इज ट्रांसलेशन मोशन, है ना. तुम्हारे घर पे जो भी डेस्क है, तुम उसको ढकेले, पुश किए या पुल किए, किसी भी डेस्क को तुम पुश किए या पुल किए, तो वो होता है ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसमिट किया एक जगह से दूसरे जगह. अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसमिट करता है, दैट मीन्स ट्रांसलेशन मोशन वहां पे हो रहा है. बट उस ट्रांसलेशन मोशन में तुम क्या कर रहा है, कैसे ट्रांसलेशन कर रहा है, सर्कुलर, यानी कि रोल करवा करके. साइकिल के टायर को या बाइक के टायर को तुमने घुमाया, एक तो वहां रोलिंग हुआ, रोलिंग करा करके तुम कुछ दूर गए आगे, तो कैसे, एक लीनियर मूवमेंट भी हुआ. और लीनियर मूवमेंट किसके कारण हो रहा है, सर्कुलर मूवमेंट के कारण हो रहा है. अरे साइकिल का टायर घुमा तभी तो तुम आगे गया. तो आगे मूव करना ट्रांसलेशन कहला रहा है, और जो तुम मूव कर रहे हो वो रोलिंग है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया, तो जो तुम बताया कि सर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में फॉरवर्ड और डाउनवर्ड अगर हम ला रहे हैं, तो वो हो गया रोलिंग विथ ट्रांसलेशनल. ठीक है, जिसको तुमको सेकेंड में पढ़ना है एक्सेलरेशन एनालिसिस में. ठीक है, वैसा मोशन ही पढ़ना, उसमें एनालिसिस में हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है, खैर उतना दूर हम लोग नहीं जाते. तो प्योर रोलिंग दैट मींस ये एग्जांपल स्टैंड लगा करके जो सिर्फ घूम रहा है. तो ये बताओ, जब गियर का हम जब बात कर रहे हैं, स्क्रीन पे देखना, ये चीज हम जो तुमको दिखाना चाह रहे हैं. देखो अभी कुछ दिख रहा है, एक गियर मूव करता हुआ तुमको दिख रहा होगा. ठीक है, और तुमको दिखाते हैं, देखो अभी अपने राइट साइड देखो, है ना. तो दो गियर के पास अभी तीत है, तो जब तीत किसी में इंगेज और डिसएंगेज पढ़ते हैं. ठीक है, गियर में एक सबसे फेमस क्वेश्चन है इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट. जब तुम क्लच लगाते हो, अभी आगे आएगा, क्लच एक चैप्टर ही है पूरा. ठीक है, जब तुम क्लच लगाते हो तो गियर इंगेज होता है या डिसएंगेज होता है, गियर डिसएंगेज हो जाता है. ठीक है,
गियर आपस में हट जाता है, जैसे ही क्लच तुम छोड़े तो इंगेज हो जाता है गियर आपस में, तभी तो पावर का ट्रांसमिशन होने लगता है। जब तुम गाड़ी में क्लच लगाते हो तो गाड़ी तुम देखना तुम स्मूथ फील करोगे, ठीक है। पावर का ट्रांसमिशन वहां जीरो हो जाता है। जैसे ही तुम क्लच को छोड़ते हो तो 1 नंबर गियर, 2 नंबर गियर जो भी है, 1 नंबर पे ज्यादा पावर का ट्रांसमिशन होता है, 2 में और कम होता है, 3 में और कम का पावर का ट्रांसमिशन कम होता है, जिस वजह से पेट्रोल का खपत कम होता है, 1 नंबर गियर पे ज्यादा होता है। उतना दूर हम फिर नहीं जा रहे हैं। तो तुम देखो यहाँ पे टूथ दिख रहा है गियर का, तो ये टूथ जब दूसरे में इंगेज हो रहा है तो अगर तुम मूवमेंट कराओगे तो पॉजिटिव होगा, होना ही होना है मूवमेंट। अगर कोई चीज लॉक हो गया तो तुम खींचोगे तो खींचना ही खींचना, या तो वो टूट जाएगा, या तो वो टूट जाएगा, नहीं तो उसको क्या करेगा, वो बूट करा लेगा, ठीक है। अरे ठीक है, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो रोलिंग और ट्रांसलेशन हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखे हैं प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग किसको कहेंगे, जहां पे नो स्लिपिंग का कंडीशन आ रहा है। प्योर रोलिंग हम किसको कहेंगे, जहां पे नो स्लिपिंग का कंडीशन आ रहा है, ठीक है। ऐसा पॉइंट लिखना होगा तुमको एग्जाम में, प्योर रोलिंग जहां पे नो स्लिपिंग का कंडीशन आ रहा है, स्लिप नहीं कर रहा, दैट मींस प्योर रोलिंग हो रहा है। रोल तो हो रहा है, कभी कभी स्लिप कर गया तो आप उसको सिर्फ कहोगे रोलिंग, उसको सिर्फ क्या कहोगे, रोलिंग कहोगे। बट अगर नो स्लिपिंग कंडीशन अगर लग गया तो उसको आप कहोगे प्योर रोलिंग। तो अगर प्योर रोलिंग है तो ये कंडीशन हम पढ़ चुके हैं अभी, ω1/ω2 बराबर R2/R1। देखो यहाँ से ω1/ω2 बराबर R2/R1, है ना, इक्वल टू बार बार यही आएगा, दैट मींस कांस्टेंट। आगे देखो, ये सब 11 क्लास का भी कॉन्सेप्ट है। जैसे लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन इज ए स्टैटिक्स, स्टैटिक्स फ्रिक्शन को जनरली एफएस से लिखेंगे, एस फॉर स्टैटिक्स, यानी कि रेस्ट में है। इसका जो वैल्यू होगा, एफएस का जो वैल्यू होगा वो 0 से म्यू एन के बीच होगा, जनरली 0 से 1 के बीच ही होता है। इन 11 क्लास में जो हम लोग पढ़ाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन होता है वो 0 से 1 के बीच ही होता है। बट यहाँ पे तुम एज ए इंजीनियर, हम लोग क्या होता है, हम लोग हर चीज को एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखते हैं। तो हम लोग जो वैल्यू, जो वेरिएबल जो वेरीफाई करेंगे वो 0 से म्यू एन के बीच। म्यू क्या है, वेयर म्यू इज ए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। एन क्या है, रिवॉल्यूशन, एन क्या है, रिवॉल्यूशन, जिसको आरपीएम से डिनोट करते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट। यहाँ तक क्लियर है हम लोग, यहाँ तक क्लियर है। कहाँ चला गया, अरे यहाँ तक क्लियर है। आज दीपावली के दिन तुम पढ़ रहे हो, बस तुम्हारा एग्जाम इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। चलो Yes, देखो, sir. पता है. कम टू द पॉइंट। नो एनर्जी लॉस, ठीक है, नो एनर्जी लॉस, दैट मींस क्या, एनर्जी का यहाँ कोई लॉस नहीं होना है। बट यहाँ लिखे हैं क्या कि ऑल दोस ड्राइव इन विच स्लीप फेनोमेनन इज पॉसिबल, यानी कि दुनिया में जितना भी ड्राइव है उसमें स्लीप होने का चांस है ना, पॉसिबिलिटी तो है कि हाँ सर पॉसिबल हो सकता है, तो उसे आप कहोगे नेगेटिव ड्राइव। जैसे बेल्ट को ले सकते हैं, बेल्ट भी पॉजिटिव ही देता है बट उसमें पॉसिबल चांस है कि स्लिपनेस हो सकता है। जैसे कभी कभी बेल्ट ढीला हो जाता है, जिस कारण से देखना वो क्या होता है, मील में वो चीज को मूव नहीं करा पाता है, यानी कि स्लिप हो जाता है, ठीक है। जब हम सॉम जब पढ़ाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाएंगे, वहां पे इलास्टिसिटी एक टर्म आता है, ठीक है। किसी भी मटेरियल में इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है, एक टाइम तक वो इलास्टिक लिमिट तक, यानी हुक्स लॉ जहां तक फॉलो करता है वहां तक ही वो फॉलो करता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है। तो वो कहाँ तक होता है, तो इलास्टिक लिमिट तक होता है।
उसके बाद वो क्या करता है, उसको एप्लीकेशन को वैलिड नहीं होता, जिस कारण वहां पे नेगेटिव ड्राइव होने का ज्यादा चांस होता है। ठीक है, रोप हो गया, रस्सी हो गया, चेन ड्राइव। तुम कभी कभी देखे हो साइकिल चलाते चलाते तुम्हारा चेन बार बार उतर जाता होगा, अगर ये बचपन में चला हो तो तुम क्या जाते थे, साइकिल की दुकान जाते थे, बोलते थे नहीं चेन का एक जो है ना ड्राइव को वो आप कट कर दो, चेन ढीला हो गया है ना। कुछ याद है ऐसा कुछ? साइकिल अगर चलाए होगे तो, हाँ तुमसे सर। पल्सर चलाए होगे तो नहीं पता होगा। पल्सर में भी होता है। ठीक है, तो ऑल दोज ड्राइव इन विच स्लीप फेनोमेनन इज पॉसिबल, उसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव ड्राइव। ठीक है, जब इस कंडीशन में, किस कंडीशन में कि अगर स्लीपनेस का कंडीशन है तो दो बॉडी जो हम लिए थे, ठीक है, एक बॉडी पे अगर हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो कोई जरूरी है अगर स्लीप यहाँ हो रहा होगा तो ये बॉडी ड्राइव ही नहीं करेगा, घूमेगा ही नहीं। ठीक है, जब ये बॉडी घूमेगा नहीं तो इसका वेलोसिटी v1 और इसका वेलोसिटी v2 है, क्या ये इक्वल होगा? नहीं इक्वल होगा। जब देखो हाथ में ही देखो ना, जब हम हाथ को एक उंगली को एक उंगली में घुसा और तुम मूवमेंट करो, देखो दूसरा उंगली भी मूवमेंट होगा, नहीं तो क्या होगा, एक तीर दूसरे तीर को तोड़ देगा, एक उंगली दूसरे उंगली को तोड़ देगा, यही होगा ना। बट अगर कोई चीज सर्कुलर है जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो स्लिप होने का भी चांस, ठीक है, स्लिप होने का भी चांस है। ठीक है, तो अगर स्लिप होने का चांस है तो तुम कह सकते हो जो वेलोसिटी इस बॉडी का होगा, इक्वल क्यों नहीं है, एक बार और बता दो। हाँ चलो ठीक है, क्यों नहीं होगा हम लोग इसको अच्छा से और देखते हैं। हम जो एक एग्जाम्पल लिए थे, मेला जब लगता है दुर्गा पूजा मेला, तो जाते ही होगे तुम लोग भी, तो जाते ही होगे, सब लोग तो जाते ही है। तो वहां देखते हो जो बड़ा बड़ा झूला लगता है जिसको तारा माची बोलते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल वो है। वो मूवमेंट कैसे कराता है देखियो, बगल में एक जनरेटर होता है, ठीक है, जनरेटर होता है, ठीक है, तो देखना उस जनरेटर में बहुत सारा चक्का को कंबाइंड करके रखता है, ठीक है, कंपाउंड गियरिंग जिसको बोलते हैं। एक में वो पावर देता है, ठीक है, एक पे वो पावर देता है, दूसरा ऑटोमेटिक घूमता है, दूसरे कारण तीसरा घूमता है, तीसरे कारण वो चौथा टायर घूमता है। ठीक है, यहाँ देखो, तो हमने इस बॉडी पे पावर दिया, हमने इस बॉडी पे एक बॉडी ऐसा है जिसमें गियर टीथ है और एक जो है ऐसे। ठीक है, हम सारा नहीं बना रहे। ठीक है, ये बताओ तुम इसमें जब पावर दोगे तो क्या ये दूसरा बॉडी मूव करेगा? बताओ, इसमें जब तुम पावर दोगे, पावर देने का मतलब इसको तुम घुमा रहे हो, इसको तुम घुमा रहे हो, ठीक है, और घर पे तुम एक काम करो, दो गिलास ले लो, ठीक है, दो गिलास कैसा सिलिंड्रिकल है, आपस में टच करो दोनों गिलास को, एक गिलास को घुमाओ, क्या दूसरा गिलास घूमेगा? नहीं घूमेगा, टच होने के साथ साथ भी नहीं घूमेगा, क्योंकि दोनों गिलास का सरफेस कैसा, प्लेन है। क्या हो सकता है, फ्रिक्शन लेस हो सकता है, ठीक है, बट गियर में क्या होता है, एक गियर दूसरे गियर में इंगेज है, एक गियर दूसरे गियर में इंगेज है, जब एक को मूवमेंट करोगे तो ऑटोमेटिक दूसरा भी क्या करेगा, मूवमेंट होने लगेगा। ठीक है, तो क्या ये उसका एग्जांपल तुमको दिख रहा है, ये वाला अगर हम इसको घुमाएंगे तो एक गियर का तीर इस गियर के साथ है ना, जब इसको तुम घुमाओगे तो ये भी घूमेगा। बट ऊपर वाले केस में क्या है, स्लिप कर सकता है, ठीक है, इस पॉइंट पे मान लो तुम इसको घुमा रहे हो, ये घुमा, दूसरा बार घुमाए, दूसरा बार में नहीं घुमाइए, ठीक है, तो कहने का मतलब है क्या है कि इस केस में जो वेलोसिटी v1 इसका है वही वेलोसिटी इसका है, क्योंकि इसका ही पावर इसमें ट्रांसमिट हो रहा है, बट पहले वाले केस में स्लिप हो रहा है यहाँ पे, तो हम जितना v1 दिए थे यहाँ पे उतना तो ये नहीं है, वो v2 है, क्योंकि इसको 2 बार घुमाए तो ये एक ही बार घुमा, इसको 10 बार घुमाए तो ये 5 ही बार घुमा।
तो यानी कि V1 इज नॉट इक्वल टू V2, जबकि यहाँ पे क्या है, जितना बार इसको घुमा रहे उतना बार ये घूम रहा है उसी वेलोसिटी से। तो इस केस में हम कह सकते हैं V1 बराबर V2। सर इससे पहले सर बताए थे आप, सर इससे पहले आप बताए थे कि सर हाँ दो दो जब दो सर्कुलर ऑब्जेक्ट रहेगा सर, तो मतलब दोनों का वेलोसिटी एक होगा, ये बताओ। हाँ, वो एज्यूम किए थे हम एज्यूम किए थे कि वहां पे जो हो रहा है पावर का ट्रांसमिशन इक्वल हो रहा है। तुम पहले आइडियल पढ़ते हो, फिर हम एक्चुअल प्रैक्टिकल जब हम बनाने लगे, हम ऐसा माने कि दो सर्कुलर चीज को लिए, हम ऐसा माने पहले। एज ए इंजीनियर तुम क्या करोगे, पहले एज्यूम करोगे, ठीक है, कि ये जो बॉडी 1 है और ये जो बॉडी 2 है, ठीक है, हम इसको जितना बार घुमाए उतना बार ये घुमा, तो हम कहते हैं कि जो V1 होगा वो V2 के बराबर होगा। बट हम इन प्रैक्टिकल जब करने लगे, ऐसा नहीं हुआ। ये तो हम माने थे, एजम्पशन था, ये अपवाद है कि ऐसा होता है, ठीक है। अरे जैसे जब थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ोगे, ऑटो साइकिल नाम सुने हो, कार्नोट साइकिल नाम सुने हो। कार्नोट क्या बोलता है कि जितना तुम पेट्रोल मुंह में पिलाओगे उतना हम गाड़ी को चला के दिखा देंगे। अरे ठीक है, मतलब 1 लीटर डालोगे तो 100 किलोमीटर चल के दिखाएंगे। बट ऐसा होता है, जब हम ऑटो साइकिल जब हम घर में लाए, कौन सा गाड़ी तुम्हारे घर में है बताओ, कौन सा बाइक है? सर बाइक है सर, ग्लैमर स्कूटी है। स्कूटी है, चलो स्कूटी है। तो स्कूटी में तुम 1 लीटर पेट्रोल डाले, क्या वो 100 किलोमीटर चलेगा? माइलेज कितना नहीं देता है सर, वो? 50 50 का देगा। 50 तो देता होगा। हाँ, तो बट हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं, कार्नोट साइकिल किस, आप 1 लीटर पेट्रोल दोगे ना तो 100 किलोमीटर चलेगा। बट एक्चुअल जब हम बनाए तो ऑटो ने कहा कि भैया ऐसा तो नहीं हुआ, तो कार्नोट बोला नहीं, तुम अपना नाम दे दो, हम जब भी बनाएंगे इंजन तो 1 लीटर डालेंगे तो 100 किलोमीटर चलेगा। आज तक वो इंजन नहीं बन पाया, उसी इंजन का नाम है कार्नोट इंजन। कार्नोट दैट मीन्स आइडियल इंजन, जो कि बन ही नहीं सकता है, जो कि हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम लोग ऑटो साइकिल बनाए, ऑटो के बाद डीजल बनाए, ठीक है, फिर ड्यूल साइकिल बनाए एयरक्राफ्ट के लिए। तो जो हम पहला केस में पढ़े थे अंबर, तो वो आइडियल केस के लिए पढ़े थे कि बॉडी 1 और बॉडी 2 को अगर आपस में रोटेट कराएंगे, एक को देंगे तो दूसरा में उतना ही वेलोसिटी होगा। बट हम जब प्रैक्टिकल किए तो एक को घुमा रहे हैं 10 बार तो दूसरा घुम रहा है 5 ही बार, और 5 बार स्लिप कर गया, ठीक है। क्योंकि दोनों का सरफेस क्या स्मूथ है। प्रैक्टिकल जब किए तो ये रिजल्ट हुआ, बट एक्चुअल में तो वही था। जब वही तो केस पढ़े थे, देखो पीडीएफ में देखो, पीडीएफ में तुम देखो, यस सर। ठीक है एकदम। तुम हाँ यानी सर। कि समझ रहा है, हमको लग रहा है क्वेश्चन अगर कोई पूछ रहा है तो यानी कि समझ रहे हो तुम, नहीं तो हमें तो लगा कि यस सर। वही हाल है। नहीं सर, सर अरे मतलब बेस ठीक है, बस सर क्लास नहीं किए थे। हाँ ठीक है, अगर बेस अच्छा है तो बढ़िया है, नहीं तो और क्या ही किया जा सकता है जिंदगी में। यस सर, हम समझ गए। देखो देखो इस केस में देखो, देखो जब हम गियर ही स्टार्ट किए थे तो यहाँ क्या लिखे हैं, गियर का काम क्या है, डिराइव यूज इन पावर ट्रांसमिशन। हमने माना कि जब दो बॉडी लिया, यहाँ तो हम कुछ लिखे नहीं है, लिखे हैं कि एक बॉडी 1 है और एक बॉडी 2 है। ये दो बॉडी अगर आपस में पावर हम दे रहे हैं किसी बॉडी को, अगर बॉडी 1 को हम पावर दे रहे हैं तो ऑब्वियसली कि बॉडी 2 में वो पावर का ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो हम यह कह रहे थे कि जितना ये पावर का ट्रांसमिट कर रहा है उतना ही इसमें भी हो रहा है, यानी कि जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है वही वेलोसिटी से ये भी मूव करेगा इन आइडियल कंडीशन। ऐसा प्रैक्टिकल नहीं किए हैं, हम एज्यूम माने हैं ऐसा, ठीक है। ये सब बेस है गियर का, ठीक है, हम गियर अभी घुसे नहीं, ये सब बेस क्लियर होगा तभी तुम फंडामेंटल डिराइव कर पाओगे। नहीं तो वहां पता चला सर ऐसा किए तो ऐसा कैसे हो रहा है। तो जो एजम्पशन है वो तुमको याद रखना है, होता है ना, जब तुम बीटेक में क्या करते हो, किसी भी आंसर देने से पहले एजम्पशन लिखते हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो समझ इस गए। केस में ये था। बट जब हम इसी चीज को प्रैक्टिकल किए तो इसका जो वेलोसिटी था, यानी कि इसको जो मूवमेंट किए थे 10 बार, दूसरा बॉडी 5 ही बार मूव किया, तो वेलोसिटी का तो डिफरेंस हो जाएगा ना। जैसे वेलोसिटी का डिफरेंस होगा तो वहां पे क्या V1 इज नॉट इक्वल टू V2 हो जाएगा उस केस में, ठीक है। चले अब हम अपने आगे, यस सर। चलो। तुम यही चीज 10 दिन पहले पढ़े रहते तो ना जाने अभी तुम कितना चीज पढ़ लिए रहते। तो यहाँ देखो, इन केस
इन केस ऑफ स्लिप, यानी कि अगर स्लिप हो रहा है तो वहां पे वो वैलिड नहीं होगा, R1 ओमेगा 1 बराबर R2 ओमेगा 2 वहां पे वैलिड नहीं होगा। ये केस था आइडियल के लिए, ये जो केस था वो था आइडियल के लिए, ठीक है। बड़ी तो जब वो आइडियल के लिए था तो इस केस में क्या लिखोगे, R1 ओमेगा 1 नॉट इक्वल टू R2 ओमेगा 2, ठीक है। तो जब ऐसा है तो यहाँ पे क्या हो गया, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 नॉट इक्वल टू R2 बाई R1, यानी कि नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे है, सम एनर्जी का भी लॉस हो रहा है इस जगह, और उस जगह क्या था, प्योर रोलिंग था। प्योर रोलिंग का मतलब स्लिप नहीं हो रहा था दो बॉडी, तो अभी तो प्योर रोलिंग कर, देखो हर लैंग्वेज को समझो। प्योर रोलिंग का मतलब क्या, जहाँ पे दो बॉडी के बीच कोई स्लिप नहीं है, बट अगर दो बॉडी के बीच अगर स्लिप आ गया, यानी कि कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है। 10 बार ये घूम रहा है तो 2 ही बार तो ये घूम रहा है, तो लिखे हैं कि हाँ, तो वहां पे एनर्जी लॉस हो रहा है। इन सम सिस्टम वेरी हाई लेवल ऑफ एनर्जी इज डिमांडेड। देखो हम लोग जब गेयर क्यों पढ़ते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमको बहुत बड़ा पावर प्लांट को चढ़ाना है, तो वहां पे हमको हाई एनर्जी चाहिए, तो उस जगह क्या होना चाहिए, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, इन द पावर ट्रांसमिशन। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे स्लिप नहीं होना चाहिए, गियर का स्लिपनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया, हम गियर को क्यों निर्माण किए, टूथ को क्यों बनाया, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि जब ऑब्जेक्ट आपस में जब पावर का ट्रांसमिट करे तो बीच में कोई स्लिप ना हो। अगर स्लिप हो गया तो जितना हम पावर को जनरेट किए क्या उतना वो ट्रांसफर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो स्लिप नहीं होना चाहिए, अगर हाई पावर का आपको ट्रांसमिशन चाहिए तो लिखे हैं क्या, स्लिप इज इम्पॉसिबल, ठीक है। वहां पे स्लिप नहीं होगा, किस में, पॉजिटिव ड्राइव में। तो हमने क्या किया, गियर बना दिया, देखो हर में किसी में टूथ बना दिया, देखो है ना टूथ बना हुआ, अरे दिख रहा है, है ना, टूथ बना दिया। अब टूथ बनाने का फायदा क्या हुआ कि एक टूथ दूसरे टूथ में क्या हुआ, इंगेज हुआ, यानी कि ये मूव करेगा तो इसको भी कंफर्म मूव कराएगा ही मूव कराएगा, ठीक है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं गियर ड्राइव। अब तुम्हारा गियर चैप्टर स्टार्ट हुआ, ठीक है, अब तुम्हारा गियर चैप्टर स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसी चीज का हम लोग कॉस्ट पे और मटेरियल कॉस्ट पे कैसे देखते हैं कि जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय जो मटेरियल कॉस्ट होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 100 होना चाहिए। इस केस में देखता है कभी कभी गियर बनाने में बहुत ही पैसा लगता है, सबसे अधिक पूरा तुम्हारा मान लो जो भी तुम घड़ी पहनते हो, घड़ी में भी पहले क्या था, गियर आता था, तो गियर को बनाने में सबसे अधिक कॉस्ट उसी में जाता है, ठीक है। किसी भी हम लोग को जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो उसमें भी जो पार्ट है, गियर पार्ट है, वो सबसे कॉस्टली होता है कभी खरीदना। तुम्हारा गियर ड्राइव अगर टूट गया है, खराब हो गया, तब कभी भी तुम उसको परचेज करना, सबसे कॉस्टली होता है वो, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट दोनों ही क्या होता है, ग्रेटर देन 100 होता है, ठीक है। चले बच्चा आगे। यस सर। चलो तो अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गियर। थोड़ा हम अब 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है, उसके बाद पढ़ाएंगे। थोड़ा अभी कट कर दे रहे हैं, ठीक है, तुम भी ले लो ब्रेक, पानी पी लो।